अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप माय आए। लोग आपको प्लेज़र। बहुत याद कर रहे थे मेरे जो चैनल मैं पे। खुद कुछ मेहमान थे जो आउट ऑफ कंट्री आए हुए थे, उनको साथ लेके गर्मियाँ थी, घूमने गया था। मैं खुद बहुत मिस करता हूँ आपको और अपनी ऑडियंस खासकर। आपको पता है कि मेरा जितना उनके साथ रिलेशनशिप है, आई एम वेरी मच अटैच्ड विद देम। मैं खुद उनको मिस करता हूँ। मुझे खुद मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं एंड आई फील गिल्टी माय सेल्फ कि जब तक उनको इन टच ना करूँ, एन्जॉय ना करूँ। मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ, मुझे लग रही होता है कि मैं अपने हर देखने वाले के साथ स्पिरिचुअली अटैच हो चुका हूँ। उनसे दिल से दिल होता है, उनसे अटैच होता हूँ। मुझे मैसेजेस करते हैं एंड आई लव देम ऑल। बिल्कुल ऐसा ही है। सर हम बात करेंगे सबसे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं उनसे शुरू करते हैं। उनकी जो एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने कंपेयर किया है। आरज़ू देखें, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार है, आप भी पाकिस्तानी। तो इस पे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो ज़रा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू। मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूँ, ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊँ। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज़ जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर हैं, उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज़ ने $4 बिलियन अफ़गानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा, आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिज़नेस करना सेफ समझते हैं या अफ़गानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफ़गानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या आपको, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज़ चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए। और दूसरी उससे साथ बात क्या है, मैंने जब इस पे देखा, इस ही टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स ने। और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं, उनकी तो तादाद बहुत है। लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहाँ बैठ के ये खबरें सारी पढ़ के, और आप बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जरीदे क्या आपकी तबाही का बायस और आपकी हिस्टोरिकल चीजों को किस तरह कर रहे हैं। मैं इस पिछले वीकेंड पे मुझे साथ टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने कुछ इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े। जिस तरह मैं हम आपको हमेशा ये बताता हूं कि आपको एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपके जो रूलिंग एलीट है, जो आपके ये जो बाहर से मास्टर डिग्रियां कौम के खून पसीने के खर्चे पे आके करके जाते हैं, इनको ये गलतफहमी है कि दुनिया को हम बड़ी खूबसूरती से पिछले 30 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और वो बेवकूफ बनते जाएं। तो जिस ऐसे में उन्होंने मैंने जो लिखा है, उसमें खास कर उन्होंने एक चीज को कहा। उन्होंने कहा 80s में, उस बंदे का बड़ी रिसर्च थी, उसने कहा 1980s तक पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। 1980s। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये आईएमएफ एडिक्टेड है। आईएमएफ एडिक्टेड है और आईएमएफ इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। आईएमएफ इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है, और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है? और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है। फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी। उसने कहा इसकी इकानमी क्या, ये क्या है, ये फ्रॉडी है सारे। उसने कहा इकानमी क्या है, प्लाटों की इकानमी। वो प्लाटों की इकानमी को इकानमी समझते हैं। फिर उसने उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं, जो जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट। हम्म। फिर जो इनको 17 बिलियन की मराहत है, जो इनकी रूलिंग एलीट है, जो पेट्रोल मिलता है इनको, इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, जो आपकी रूलिंग एलीट है, सरकारी खर्चे। फिर उन्होंने पीआईए के बारे में लिखा। उन्होंने कहा हर, अच्छा, फिर उन्होंने कंपैरिजन उसमें किया। मैं आप कंपैरिजन, उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के बिजनेसमैनों के साथ कंपैरिजन किया कि वो किस तरह पैसा कमाते हैं और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा बनाते हैं। कोई भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर का, कोई भी वायबल। वो भी लूटने के चक्कर में है, टैक्स नहीं देते। आधी इनकम तो उनके टैक्स के फ्रॉड की सारी, ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त।
हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहाँ से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो मेरे हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही, ये समझते हैं, हर एक की गलतफहमी है इस बात, लेकिन ये नहीं पता इन्हें हर हर चीज यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, आपको सारा दिन लोग, फिर उस ऐसे में उसने बार बार लिखा, उसने कहा तबाही का बायस क्या बना इस मुल्क, ये कौम तबाह किस तरह हुई, ये भी लिखा उस गोरे ने, उसने लिखा कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया, बस उसके बाद ये इन्होंने लौट के देखा नहीं, ये पाकिस्तान तबाह कर दिया, इन्होंने बेच दिया, इतने डॉलर और पाउंड इन्होंने उड़ाए जिसमें आप सोच नहीं सकते। आज भी मैं तो काफी थोड़े दिनों बाद आ रहा हूं, पिछले हफ्ते की बात है, मुनीर अकरम साहब जो आपके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे फिर अपनी दुकान खोली, वो किराने की दुकान है, उन्होंने खोल दी फिर, उन्होंने कहा जी आप जो असला छोड़ के आए थे अफगानिस्तान पे, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ों की तरह बरस रहा है, हमारी मदद करें, डॉलर कुछ दे दें ताकि हम लड़ सके उनके साथ। भाई वाह, भाई वाह, आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड नेशन या अमेरिका आपको कुछ देगा? हाँ, शायद कोई बचे केले का छिलका फेंक दे जिससे आप दुबई में 2 घर खरीद लें, इससे ज्यादा क्या देंगे वो आपको? सर हम मैं तो लोगों को जिंदा जला रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी देखा होगा आपने। देखें, वो उस पर भी बात करते हैं आरजू, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी टोटल औकात उनके बच्चों का कनाडा के अंदर पीआर, सिर्फ उन्होंने पीआर की बेस पे मुल्क बेच दिया और आपकी एजेंसियों के पास उनकी फाइलें मौजूद है, उनके व्हाट्सएप भी मैसेजेस आपकी एजेंसियों के पास मौजूद है। लेकिन ये मैं जो दिन ब दिन आपकी पस्ती की गहराइयों की जो डेप्थ नई से नई आप बनाते हैं, मैं देख रहा हूं, मुझे आपके बचने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सूबे एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे हैं। आज जो एपेक्स की मीटिंग के बाद जिस तरीके से इस वक्त जो आपकी पार्टीज डिवाइडेड है और अज़्म इस्तेकाम जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, अज़्म इस्तेकाम, उसके ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की ओपिनियन है, फिर उसके बाद मैं बल्कि आज बताना चाहूंगा आपको, पीएस पार्टी के सारे मुतालबात को मान लिया गया है नून लीग की तरफ से, और हमारे अगले वजीर आजम जो है मुस्तकबिल के बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर स्पीच दी है। अफसोस, दुख इस बात का है, काश पीएस पार्टी इमाम के मुतालबे इनसे बनवाती, उनसे बजट में कहते गरीबों के लिए कुछ करो। उन्होंने क्या मराइज ली है, सौदे किस पे हुए? सौदे सिर्फ पार्टी के इंटरेस्ट पे हुए हैं कि हमारा मशीर वहां लगेगा, उसको इतने फंड आप देंगे, सिर्फ पार्टी, कोई अवामी एक भी उनकी मांग नहीं थी नून लीग वालों से, एक भी। दूसरी तरफ से क्या है, खबरें उड़ रही हैं कि मुर्शद जो है वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, गर्मी से परेशान है, ये भी आ रही है, चैटर चल रहे हैं वहां से उड़ रहे। दुख वाली बात है कि कल मुझे पता चला है कि कुछ चट्टे जज जो है वो लड़ पड़े हैं अदालतों के अंदर। आपको पता है, आपके तो अदारे सारे चट्टे चला रहे हैं ना, वो चट्टा साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, जो कमिश्नर जिन्होंने कहा था मैं रात को सुइसाइड करने लगा था, भाई मैं गैरत से सुइसाइड फंदा तैयार कर, उन्होंने कहा था मैंने फंदा तैयार कर लिया था मरने के लिए, पंखे से बांध लिया था मैंने, फिर मुझे ख्याल आया नहीं यार, अभी तो मैंने कई प्लाजे और खरीदने हैं दुबई में, मैंने तो भी कई और फ्रॉड करने हैं, तो उन्होंने पंखे से जो चादर बांधी थी वो उन्होंने ढीली करके सुबह आके उन्हें पाकिस्तान के मुंह पे इतने थप्पड़ मारे। अब मैं हर उस आदमी को जो तड़प रहा है मुर्शिद के लिए, मैं उसको चट्टा, बल्कि मैंने अक्सर कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके चट्टस्तान रख दिया जाए। कल सुना कुछ चट्टे अदालतों में लड़े हैं, कुछ बदतमीजी एक दूसरे से की है जजों ने। अब मैं देखता हूं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में वकील नहीं लड़ते, वहां पे आर्गू करते, जज एक दूसरे के साथ आर्गू करते हैं, क्योंकि आधे चट्टे हैं उसमें से, 90% तो चट्टे हैं। जिस तरह पहले एक चट्टा था जिसने कहा था मर्सिडीज में लाया जाए और जजों की एंट्रेंस से लाया जाए, मेरी सास साहबा घर में तड़प रही है इनके लिए, वो कहती हैं हाय ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाती, ये चट्टे हैं सब। चल, लेकिन उसमें आरजू जो मैं और कुछ चीजें खासकर बताना चाह रहा था कि आसपास आपको बिल्कुल होश नहीं है, ना अकल के नाखून ले रहे हैं। एपेक्स कमेटी पे आपके जो वो गंडासे वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जी मुझे तो इंग्लिश ही नहीं समझ आती, इन्होंने वहां पे अज़्म इस्तेकाम का बात की मीटिंग में बैठा था, कहते मुझे तो पता ही नहीं चला किस ये बर्गर का नाम ले रहे हैं या पिज्जे का नाम ले रहे हैं, कहते मुझे तो समझ नहीं है। बाहर निकल कर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये जो कुछ भी अंदर बात की है मैं तो मुझे नहीं पता इसका।
चले। लेकिन मैं समझता हूं ठीक है, अगर आप दहशतगर्दी के ऊपर भी आप एक जगह पे इकट्ठे नहीं हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो फिर आपके लिए हमारे जैसे लोग यहाँ से बैठ के दुआएं खैर ही कर सकते हैं, उसके अलावा क्या करें? बिल्कुल ऐसा ही है सर। पहले भी आपका नंबर सोमालिया के आसपास ही है, यमन के आसपास है। अब तो भाई पठान भाई भी आपसे आगे जा रहे हैं। चाइनीज उनकी गवाहियां दे रहे हैं कि आपसे अच्छे हैं उनके हालात, हम वहां कारोबार करना पसंद करते हैं। सर हर जगह के हालात हमसे बेहतर है, बांग्लादेश की भी बेहतर है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 2 बार भारत होकर आ गई जैसे ही गवर्नमेंट बनी है, और हमारे यहाँ तो हमने तो मुबारकबाद ही बहुत लेट दी थी, सब लोग इंतजार ये कर हमने करके होश थक गए। लिया नहीं, आरजू हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी रीजन में तो नहीं ना, कम से कम देखिए आपके लूटने वाली एलीट कहाँ बैठी है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, लंदन से। हाँ, वो उनका ऋषि सोनक के साथ रिलेशनशिप हो रहा होगा लाजमी, उनके साथ कम्युनिकेट करते होंगे। हमारा पिछला मुर्शिद 4 साल तड़पता रहा है, उसने मोदी साहब के साथ बात करने की बात नहीं की, तड़पता रहा है, बाइडेन कॉल नहीं कर रहा। बाइडेन उफड़ है ना इसका, 4 साल तड़पता रहा है कि बाइडेन की कॉल नहीं है। वो साथ पड़ोस में कौन सी तुम्हें कॉलें कर रहा है यार, उधर तवज्जो क्यों नहीं देते हो तुम? कौन सा ऐसा तुम्हारा नेबर है जिसके साथ तुम्हारे रिलेशनशिप ठीक है? चाइना रोजाना कहते हो बाप है हमारा, वो भी नाराज है। वो भी उनका मिनिस्टर आया उस दिन, उनका मिनिस्टर वो क्या नाम है उसका, चू जो था, मैं अभी उसका नाम बताता हूँ आपको, जिसने मीटिंग की है चाइना के चाइना के मिनिस्टर जो आए, जिसके सामने सारे उसने कहा सबको बुलाओ, कानों से पकड़ के लाओ, सारे आगे बैठ के सामने बैठा के उसने कहा बेइज्जती की। उसने कहा तुम्हारे इंटरनल जो मसाइल है जब तक ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी इकॉनमी किस तरह ठीक होगी? उसने आगे बुला के बिठाया इनको, सामने रख के टेबल के ऊपर बिठा के उसने बातें की। और फिर बिल्कुल उसमें हाँ वो भी बता देता हूँ कि इस वक्त उनकी अज़म क्या है, ये दहशतगर्दी क्यों रोक रहे हैं, इसके पीछे भी पैसा है। वो क्या है, क्योंकि चाइना अब कहता है कि अगर मजीद जो पैसे मांग रहे हो, इतने बिलियन डॉलर, कभी कहते हो ट्रेन चलाओ, कभी कहते हो मोटरसाइकिल चलाओ, यहाँ कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, हमसे आके पैसे मांगते हो बिलियंस, पहले हालात तो ठीक करो। तो उन्होंने कहा हाँ यार वो बात तो ठीक है, वो अगर दुबई में तरक्की रुक जाएगी जब तक यहाँ पे अमन ना लेकर आए। तो वो सारे इकट्ठे होके कहते हैं यार, फराडिया सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे यार चाइना के लिए कुछ ना कुछ करो यार हमारे लिए, वरना डॉलर नहीं आ। सर, ये तो कह रहे हैं पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बल्कि मुशाहिद हुसैन साहब भी कह रहे थे कि ऐसे ही कहा जा रहा है, जब कह रहे हैं तो ठीक ठाक छितर पड़े वहां से, चाइना से। इनका दौरा नाकाम आया, लेकिन उन्होंने कहा है ना, शीशा दिखाते हैं आगे से, जहां जाते हैं पैसे मांगने, वो कहते हैं अपने औकात देखो यार, घर में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे जूते मारते हो सारा दिन, सूबे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे कहते हो आपको बिलियन डॉलर वहां पे लेकर आओ जी, तरक्याती मंसूब। किस चीज की बात तरक्की आती है? तरक्की वहां होती है जहां अमन हो, जहां सुकून हो। अब मैं तरक्की की बात बताने लगा हूं, अगली बात इसी में बात कर रही थी। चाइना का डेलीगेशन गया, चाइना ने कहा भारत से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ से जी वो आप पैसेंजर फ्लाइटें शुरू कर लें। उन्होंने कहा जी हम पैसेंजर ट्रेन फ्लाइटें नहीं शुरू करेंगे, कार्गो फ्लाइट चलती रहेगी, ट्रेड होती रहेगी, लेकिन पैसेंजर फ्लाइटें नहीं करेंगे। इंटरेस्ट होगा अवाम का, अवाम की भलाई उनके सामने है। तेल सस्ता मिलता है, रशिया से ले लेते हैं क्योंकि उसमें अवाम की भलाई। उस तेल को, उसकी तेल की रसद को, उसके शिप्स को बचाने के लिए अगले रेड सी में चलेंगे 4 शिप लेके, लेकिन उसमें कौम की भलाई। आप तो लेकिन आप सर पैसा नहीं मांग रहे ना पूरी दुनिया से हमारी तरह, इन्हें तो डिक्टेशन आता है हमारे वालों को तो। तो खैर उसमें मैं क्या क्या कंपैरिजन करूं, लेकिन पता है वो सब जो दुनिया में पक रहा है, वो अंधे नहीं है, बहुत स्मार्ट। मनी लॉन्ड्रिंग करना, फ्रॉड करना कोई इतना आसान नहीं है आरजू। मैं अगर ये हम लोग समझते हैं कि शायद ये बेवकूफ होंगे, बेवकूफ नहीं है, बहुत वो देख स्ट्रीट स्मार्ट, जो क्लेवर कहते हैं ना, दो लफ्ज वो देखे ना सर, वो दुबई लीक्स का आपने उस दिन कहा था 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, कोई पूछ भी नहीं रहा कहाँ गई। पूछता भी नहीं उसको, कोई किसी को पता ही नहीं, बल्कि शट अप कॉल दी गई उसको, दोबारा उसमें से जो लोगों का नाम ना लेना। तो अगले दिन आपके जो उठा था वो जर्नलिस्ट, उसने कहा था कि जिसका 45,000 जिसकी तनख्वाह है उसका तुमने सिम बंद कर दी है, और दुबई लीक्स में जो करोड़ों अरबों खा गए हैं। आजकल वो मियां मिठू साहब की जो निकली है, सिर्फ चंद अकाउंटों के अंदर उस बंदे का 5 अरब रुपया मौजूद, सिर्फ चंद अकाउंट। खुदा मैं हैरान होता हूँ, मेरे जैसा बंदा तो 1 अरब लिख नहीं सकता, मुझे तो इतने नहीं पता इसके जीरो कितने हैं। इतना फ्रॉड, इतना धोखा। और फिर कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं उम्रे भी करके आया हूँ, मैं हर साल जाता हूँ, हज भी करता हूँ। मुझे मेरा 2 क्वेश्चन करूंगा आपको देखने वालों को। धोखे से, फ्रॉड से, बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से जाके हज करना जायज है? देखें कितने गए सारे वहां हज कर।
चोरी के पैसे से हज कर रहे हैं, करप्शन के पैसे से। दूसरा मुझे ये बताएं, सारा दिन मैं देखता हूं मेरे यहाँ आसपास जितने पाकिस्तानी फिरते सारा दिन हलाल मुर्गियां देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, हराम की कमाई से मुर्गी खरीद के हलाल हो जाती है? ये क्या 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 है? आप क्या है? मेरा क्वेश्चन है, हराम की कमाई से हलाल मुर्गी हलाल हो जाती है? चलो, क्या फिर इसमें आज तक, मैं कल भी शाम को कहीं बैठा था, मेरे साथ काफी इंडियन दोस्त थे, पाकिस्तानी भी थे, मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब के लोग बैठे थे। काश कि आप समझ सकें, मजहब आपका जाती इशू है, आपका साथी प्रॉब्लम। हमेशा इंसानों से इंसानों वाले सवाल करो, खुदा वाले सवाल ना करो। इंसानों वाले सवाल क्या है? आपने खाना खाया, आपको भूख लगी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप अच्छे लग रहे हैं, ये इंसानों। उससे ये पूछना तू काफिर है, तू क्या है, नमाज पढ़ी है, तूने हज किया है, तूने कितनी नमाज, तू ज़कात कितनी दी है, फिर उसको कहे तू शिया है, तू काफिर है, तू वापी है, तू काफिर है, तो तू हिंदू है, तू काफिर है। सारा दिन ये ड्रामा, सारा यही होता रहता है यहाँ। सारा हर एक के पास एक मीटर मौजूद है कि कहना मैं सच्चा हूं, मैं जन्नत में जा रहा हूं, तुम काफिर हो। और सर यहाँ पे वो बेचारा टूरिस्ट गया था स्वात में, उसको मार दिया, और फिर कहते हैं कि जी यूएई और भारत बहुत कमा रहे हैं टूरिज्म से, तो हमारे यहाँ कौन आएगा जल के मरने के लिए? मैं तो लोग आरजू परसों एक पब्लिक नेशनल टीवी पे था, उसने मुझे क्वेश्चन किया, उसने कहा जी आप पाकिस्तान के बारे में आपका क्या है? मैंने कहा मेरा ख्याल आपसे क्वेश्चन करने का है, जब एक जिंदा इंसान को जला दें लोग और उसके साथ खड़ी होकर सेल्फियां बनाएं और वेस्टर्न मीडिया सारा उसको ट्रांसलेट करके देख रहा हो, वहां लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप अकल से अंधे हो चुके हैं। आप चाइना नहीं देख रहा कि वहां पे हालात क्या है, अमेरिकन लोग देख नहीं रहे वहां पे हालात क्या है, कौन जाएगा वहां? आप टूरिज्म की, इन्वेस्टमेंट की, किसी चीज की बात कर लें कि आपने उसके साथ, उस बंदे के साथ क्या किया है। एक जानती, किसी जानवर के साथ भी नहीं सोचा जा सकता ऐसा सलूक किया जाए। ट्रायल करते हैं ना, प्रूव करते हैं। वो ज़हनी तौर पे बीमार हो सकता है उसका किसी वेटर के साथ झगड़ा हुआ हो जिस होटल में कोई बात हुई है, हो सकता है किसी ने तो जाती पुलिस स्टेशन के अंदर से निकाल के लेकर आए उसको, पुलिस ने तो और अरेस्ट कर लिया था। उसके ऊपर भी मजे की बात है, कुछ नहीं होगा, जो एफआईआर हाँ, हुई है वो बेनामी हुई है, उसके अंदर ना अरेस्ट होगी ना पकड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और एक और बात बता दो, जिस मुआशरे के अंदर यहाँ इस तरह की चीजें होती, खुदा की उसके ऊपर लानतें बरसती सुबह शाम, जहां इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक है। बल्कि मैं तो तौबा करता हूँ जानवरों से भी ऐसा नहीं करता। मैं तो आरजू जिंदा चीज की, मैं तो मक्खी मारने से पहले 2 दफा सोचता हूँ यार ये जानदार है, इसको उड़ा दो यार, मारो ना इसको। पता नहीं बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, पता नहीं किस तरह ये जिंदा है, कहाँ जाएंगे, कौन से खुदा में और किस मजहब में इनका बिलीव है। मेरी तो ये सोचों से चीजें अबव है, मैं इसमें क्या आपको बताऊं। मेरे लिए अफसोस है, अफसोस है दिखा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो इस पे आखिरी नोट पे ये कहना चाहूंगा कि दुनिया इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, और उसका सारे का सारा जो कसूर है वो वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, जिसपे मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। इस वक्त पुतिन साहब जो थे, जब से हमने काफी दिनों, पुतिन साहब निकल के पहले नॉर्थ कोरिया गए, उन्होंने उसके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर इनके ऊपर हमला किया गया तो हम भी इसमें उनको डिफेंड करेंगे। उसके बाद वो वियतनाम गए। वियतनाम इस वक्त जो है वो हर बिजनेस माइंडेड आदमी का टारगेट है वहां पे, कि वहां पे चाइना से जो लोग निकल के जा रहे हैं वो पहले वियतनाम जाते हैं, कुछ उसमें भारत आते हैं, कुछ मलेशिया जाते हैं, पाकिस्तान से दूर भागते हैं। ये बात ये भी कहना चाहूंगा। उसके बाद अगली जो बात है उसमें करना चाह रहा था, खासकर जो आपकी G7 है उसमें उन्होंने $50 बिलियन यूक्रेन को दे दिया, जिसमें से 45 बिलियन जो है वो लंदन और दुबई चला जाएगा। कुछ तो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ अबू धाबी और दुबई के अंदर यूक्रेनी और रशियन जिस तरह वो प्रॉपर्टी इस तरह खरीद रहे जिस तरह कैंडियां खरीदते। तो एक ये बात थी। उसके बाद जो एक नई बात ये आई है कि भारत के अंदर हमारी नैन्सी पेलोसी, जो कि पहले ताइवान भी गई थी, बड़ी शरारती मशहूर है वो जाके दलाई लामा से मिली। बिल्कुल। ये भी शरारत है। चले कहाँ लेके जाते, क्योंकि देखें अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं बल्कि अब आपसे मिलने के बाद एक जगह ऐसी जा रहा हूं जहां मैं मुसलसल इस बात पे ही बोलूंगा कि अमेरिका से 100 मील के फासले पे क्यूबा में रशिया आके लाइव नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। 4 शिप और एक एटॉमिक सबमरीन उनकी वहां पे मौजूद है आज भी। अगले दिन जो उन्होंने नेवल एक्सरसाइज की है उसके अंदर उन्होंने लाइव मिसाइल टेस्ट किए हैं और एक मिसाइल की रेंज 600 मील।
आप खुश देख के हैरान होंगे, अमेरिकन मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया। इन्होंने बताया यहाँ पे जूनटीन्थ मनाया जा रहा है, फादर्स डे मनाया जा रहा था, ये सारे बियर पी के बारबेक्यू कर रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं, और वो 100 मील के फासले में बैठे। लेकिन शरारत सर क्या है? शरारत रशिया को तो ये नहीं खड़े हो सकते, तो वो वेरी पावरफुल है, बड़े स्ट्रांग है इकोनॉमिकली भी, आज बहुत इन्होंने बना दिया इकोनॉमिकली, इनके सैंक्शंस काम नहीं किए, और वो मिलिटरीली वेरी स्ट्रांग है, और उनका चाइना का अलायंस है। चाइना को परेशान करने के लिए हमारी बुढ़िया जो है वो चली गई हैं, जो फफे कोटन है 85 साल की, पहले ताइवान शरारत करने गई थी, अब चाइना जाके दलाई लामा से गले मिल रही हैं, और वहां से उन्होंने स्टेट में भी बड़ी धुएंधार दे दी है चाइना की। ठीक है, लेकिन चाइना जो है वो अपना मैं उसको हमेशा ये कहता हूँ मस्त हाथी है। उन्होंने भी 1950 के बाद ही तरक्की की है, बल्कि तरक्की तो उन्होंने भी 70s के बाद ही की है, लेकिन उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था, वो किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने सर नहीं फंसाया, वो सर नहीं फंसाया। यहाँ पे अमेरिका के अंदर मौजूद थे प्रेसिडेंट शी, और हमारे बाबा जी ने कहा था कि ये डिक्टेटर है, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था, वो अपने सीईओ को मिले कैलिफोर्निया और वापस। इस तरह कौन है। लेकिन सर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपने आज की, जो मुझे बहुत लगी अजीब सी और खैर इंटरेस्टिंग भी, वो ये कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान में जाना चाह रहे हैं, और वहां पे वही यही मैं कह रही हूँ कि वहां पे महफूज समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। आज मैं दुख के साथ मैं दुखी हूँ बहुत। मैं बल्कि किसी को कह रहा था मेरा दिल करता है मैं अपना नाम जख्मी रख लूं, क्योंकि मैं वाकई जख्मी हूँ, पाकिस्तान के दुखों से जख्मी, बहुत जख्मी करते हैं, इतने जालिम है ये, खुदा की कसम मैं क्या बताऊं उनको, और लूट लूट के मेरे आमने आप पाकिस्तान बैठे हैं, आपको नजर नहीं आते, यहाँ बैठ के नजर आते क्योंकि आसपास फिर रहे हैं सारे, मिलियंस की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं टोरंटो में, मेरे सामने खरीद, बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात है, और जो दुख है, एक और बात है, आज से 10-20 साल पहले ये फ्राडी के डाका मार के ना तो चुप करके छुपाते थे, अब डाका मार के प्रॉपर्टियां लेके वहां बैठ के तस्वीरें फेसबुक पे डालते हैं, दम दराते हैं, कहते हैं ये लो मेरा ग्रेड 20 है, लेकिन 20 मिलियन का ये फ्रॉड करके। अब डरते नहीं है ना, वो खौफ खत्म हो गया इनको, कर ले जो करना है। खौफ खुदा नहीं, हाँ, खौफ खुदा नहीं है, खौफ खुदा नहीं। मैं बार बार इनको कहता हूँ, और यहाँ भी कब्रिस्तान है, लोग मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं, कुछ शर्म करो, लेकिन नहीं चले, आरज़ू इनकी मर्जी है। मैं हमेशा ये चीखता रहा हूँ, अमेरिका मेरा होमलैंड है, पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, भारत मेरी मासी लैंड है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मैं तो उसकी भी इज्जत करता रहूंगा, हिंदुओं से सिखों से प्यार मैं करता रहूंगा। उसकी वजह ये है कि मेरे अंदर ब्लड है, मेरा हिस्सा थे, मेरा हिस्सा थे, आज भी हिस्सा है, मैं तो आज भी प्यार करता हूँ, सिर्फ करता रहूंगा जहां भी जाऊंगा। मेरी जिंदगी का हिस्सा, जसदीप आपको मैंने बताया मेरा छोटा भाई है, मेरी औलाद है, मेरा हिस्सा है, मैं सारा दिन उसके साथ होता हूँ। मेरे इसी तरह कई दोस्त मेरे हिंदू, मेरे लास्ट नेम का बिहार के अंदर एक तहसील है, वहां उस तहसील के, उस शहर के आधे बच्चे जो हैं वो हिंदू हैं, सारे मुझे को मामा कहते हैं, चाचा कहते हैं, डेली बेसिस पे। मेरा वादा है अपने साथ कि मैं वहां जाऊंगा, मैं अपनी उनको औलाद की तरह समझता हूँ। ये लोग पता नहीं ग्रो ही नहीं कर पा रहे, मैं इसका क्या इनको बताऊं कि सर होना चाहिए, हर एक के साथ जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन की हो, लेकिन हमारे यहाँ सिखाया नहीं जाता ना। उसके बिलीफ बेस के ऊपर उसको जज कर रहे हो यार, और तुम्हें किस तरह पता किसका बिलीफ अच्छा है, किसका बिलीफ सच्चा है? तुम्हारे पास कौन सा मीटर है यार? प्यार करो एक दूसरे से। दुनिया का हर मजहब ये कह रहा है कि तुम्हें अगर सक्सेसफुल, अगर तुम्हें अच्छा हिंदू बनना, प्यार करना सीखो, अच्छा सिख बनना, सेवा करना सीखो, अच्छा मुसलमान बनना, कहते खुदा इन सब के जरिए मेरी तरफ आओ, इनके अंदर से होके आओ। इनको समझ नहीं आती, फराड बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि सर मेरे तो एक बड़े अच्छे इंडियन दोस्त हैं, उनके कहने से जो है मैंने इस वीक से ये शुरू किया है कि मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे जो है वो सिर्फ जो है वो नॉन वेज नहीं खाऊंगी, और सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और दाल और इसी तरह की चीजों। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने चिकन विकन कुछ नहीं लेना, तो मैंने सिर्फ उनको उनकी खुशी के लिए मैंने कहा मैं ऐसा करूंगी। आप उनकी खुशी, मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मेरा ये, मैं वैसे देखने वालों को कहूंगा कि देखें, मीट खाने से जो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है, कितना टाइम लगता है आपके मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए, अगर साइंटिफिकली देखें आप, और फिर उसके जो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट्स है, तो आप मीट खाना छोड़। मैं तो खैर बड़े अरसे से मीट मैं छोड़ दिया, मैं सिर्फ फिश ही कहीं खाता हूं, वो भी महीने में 1-2 दफा,
मैं खुद वेजिटेरियन चीजें पसंद करता हूँ, बल्कि आज अभी तो मैंने आरजू एक नई चेंज करने की कोशिश की अपने लाइफ में, रा वेजिटेबल्स और या उबली हुई और रा फ्रूट्स जो है, और वन मील अ डे, और उसमें कोशिश करता हूँ वो भी सूप एंड सैलेड टाइप। लेकिन ये मेरा तो जो जो मैंने देखा एज के हिसाब से, अगर आप खाना कम नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू। खैर सर, बीफ और मटन तो मैं पहले भी नहीं खाती थी, चिकन ही खाती हूँ, तो वो भी मैंने जो है वो बस ये कर चिकन दिया भी कि तो आरजू 3 डेज भी बिल्कुल। आप अपने हमारे भारत और पाकिस्तान में आप चिकन ग्रो होता देख ले तो आपको खाने का दिल ही नहीं करेगा। मैं दुख के साथ कहता हूँ। हाँ और दूसरा, मैं तो खैर बचपन में ये था, मैं तो इस तरह कमजोर दिल इंसान हूँ, मैं बचपन में भी कभी बाजार से गुजरते हुए मुर्गी हलाल होते हुए देख लेता था, हाँ, फिर नहीं मैं वो मैं भी खा नहीं, नहीं मुझसे भी नहीं देखा जाता। पाता था। और बिल्कुल दूसरा, नहीं। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ आके जब चिकन का मैंने देखा है कि उसका टेस्ट कोई हम्म, नहीं है, सारा सारा हार्मोन्स के ऊपर ग्रो किया हुआ है, हाँ सारी दवाइयां दे दे के ग्रो की, उनको हिलने नहीं देते, उसका वजन ना कम हो जाए। तो ये तो उसकी हालत, बिल्कुल। फिर खाना क्या है? और यही हमारे कैंसर है, अंदर चीजें हम्म, हमारी टॉक्सिन चीजें अंदर डालने का फायदा कोई नहीं, बल्कि वेजिटेबल्स भी कोशिश की जाए, ऑर्गेनिक हो, उसके ऊपर केमिकल्स कम से कम हो, फ्रूट की भी हालत यही है। वही तो मैंने भी वही ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स, तो मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल वही स्टार्ट किया और वही कर रही हूँ। वो तो पहले भी सिर्फ चिकन था, तो चिकन भी अब इन 3 डेज में तो खैर चिकन भी बिल्कुल नहीं, और आइंदा भी कोशिश करूंगी कि और कम करने की कोशिश करूं। You will feel better. एग्जैक्टली You will feel energetic and you will feel like एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज आपसे ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।